Okay, now through this slide, I will discuss the just basics of diuretics. We will not go into the detail of specific drug. Only we will discuss the where the different class of diuretics at a specific place, where at the nephron it works, and we will discuss the how the per minute, yeah, what is the actual amount that per minute filtrated from the glomerulus assembly. So before starting or before going into the detail of diuretics chapter, every student must know these two basic points. So starting from the what is diuretics, how you will define diuretics. So basically diuretics are also called water pills. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो ड्रग्स होती हैं, वो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली यूरिनरी आउटपुट जितना पर मिनट, पर यूरिनरी जो फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन पर मिनट, उसको एनहांस कर देते हैं। या उसको आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो यूरिनरी वॉल्यूम है पर डे का, उसको डायूरेटिक्स इन्हांस कर देती हैं। तो एक बेसिक सा कॉमन सी चीज़ है, चूँकि यूरिन जो वॉल्यूम होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसमें वाटर के साथ कई आयंस भी होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अल्टीमेटली इन आयंस का, बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ दीज आयंस along with the water, overall diuretics is responsible for increase in the production of urine by increasing the excretion of ion like sodium, potassium, calcium and magnesium along with water. अगर हम एंटी डायूरेटिक की बात करें तो एंटी डायूरेटिक वो सब्सटेंस होंगे जो डायूरेसिस मींस यूरिनरी एक्सक्रीशन, जो इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट था, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट ना करके वो क्या करें, डिक्रीज्ड करें यूरिनरी आउटपुट को, तो इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली जो वैसोप्रेसिन या जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो रिड्यूस करता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन यूरिन। सो वैसोप्रेसिन इज ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक्स में कई बार टर्म आता है नाइट्रियूरेटिक। बेसिकली जब हम डायूरेटिक की बात करते हैं तो हम किसी आयंस के लिए स्पेसिफिक नहीं होते कि इस पर्टिकुलर आयन को यूरिनरी एक्सक्रीशन में बढ़ा के अलॉन्ग विद वाटर यूरिनरी एक्सक्रीशन के वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर हम डायूरेटिक में किसी ड्रग को स्पेसिफिक बोलते हैं कि दिस इज नाइट्रियूरेटिक ड्रग, तब हम उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं उस पॉइंट को कि नाइट्रियूरेटिक इट मींस स्पेशली ये डायूरेसिस जो मैकेनिज्म हो रही है इंक्रीज इन यूरिनरी वॉल्यूम, वो स्पेसिफिक टू सोडियम आयन हो रही है। मींस वो पर्टिकुलर ड्रग जो कि नाइट्रियूरेटिक है, सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ा के अलोंग विद वाटर ओवरऑल यूरिनरी वॉल्यूम के एक्सक्रीशन को बढ़ा रही है। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन अबाउट डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक एंड natriuretics. Now we will move to the next slide. This slide covers, actually we have to be very clear idea about how the nephron handles water and electrolyte. मीन्स किस तरीके से, चूंकि हमको पता है कि नेफ्रॉन का ये पार्ट जो है ग्लोमेरुलस असेंबली है, यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल होगा और यहीं से ब्लड प्लाज्मा पर मिनट फिल्टर होके इस पार्ट से थ्रू द पीसीटी, थ्रू द लूप ऑफ हेनले, थ्रू द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एट लास्ट थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट देयर विल बी excretion of urine, there will be excretion of urine. So as we know, after the filtration at certain essential ions, amino acid, glucose and different essential elements that is actually good for blood plasma, that is uptaken or reabsorbed, that is reabsorbed from this tubule to the vascular compartment. And so that's why, like here we can say like 65 to 70% sodium is reabsorbed from this
proximal convoluted tubule. I will elaborate this diagram through different aspect. Like first हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम का कितने परसेंट एब्जॉर्प्शन किस पार्ट से हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन. बेसिकली हमको रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करना है क्योंकि इसमें हम सोडियम जो फिल्ट्रेट में आ गया है फिल्टर होके, उस फिल्ट्रेट में जो चूंकि सोडियम हमारे लिए एसेंशियल है तो सोडियम को हम फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब करेंगे. रीएब्जॉर्ब मीन्स फ्रॉम दिस ल्यूमेन वी विल reabsorb the sodium ion towards the interstitial fluid or in the vascular compartment. So the first part of nephron, which is proximal convoluted tubule, and here the 65 to 70% sodium is reabsorbed. After that, this proximal convoluted tubule, first part of nephron, is basically present in the cortex part, and in बेसिकली जो किडनी के जो लोकेशन होती है कार्टेक्स और मेडुला, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो कार्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जबकि लूप ऑफ हेनले हाफ पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेडुला, एंड अगेन द हाफ पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द कार्टेक्स. सो दिस hairpin like turn of loop of Henle is present in the medulla, and there will be thick ascending limb of loop of Henle. Few part of thick ascending limb of, this is thin ascending limb of loop of Henle, and this is thick ascending limb of loop of Henle from up to here. So this is few part of thick ascending limb of loop of Henle is present in the cortex, and major part of whole part of thin ascending limb of loop of Henle and few part of thick ascending limb of loop of Henle is present in the medulla. And from here, from the thick ascending limb of loop of Henle, 25%, approximately 25% of sodium is reabsorbed from thick ascending limb of loop of Henle. From distal convoluted tubule, there will be reabsorption of 5% of sodium through the sodium chloride symport. Here the sodium reabsorption occur through the sodium potassium 2 chloride co-transport. Here sodium absorption is from sodium hydrogen antiport, and this is collecting duct, and from the collecting duct the sodium ion is reabsorbed and potassium and hydrogen is excreted under the influence of aldosterone hormone. Aldosterone hormone basically works over the collecting duct. It has its action over the collecting duct, and from here it is responsible for reabsorption of sodium and excretion of potassium and hydrogen in the tubular lumen, so that ultimately under the influence of aldosterone there will be excretion of potassium and hydrogen ion only, and only 1 to 2% sodium reabsorption occurs at this place. So basically now we have an idea that there are different like hormone or different symport or co-transport or sodium hydrogen antiport here that is responsible for sodium ion reabsorption. So now we will check the different classes of diuretic like carbonic anhydrase inhibitor, loop diuretics, medium ceiling thiazide diuretic, and potassium sparing diuretics, where they actually works over in the nephron. Like if we talk about carbonic anhydrase inhibitor, they actually work in this area, and this area it means first part of nephron where proximal convoluted tubule means कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो अपना एक्शन देते हैं लाइक एस्टाजोलामाइड की अगर हम बात करें तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, अगर हम लूप डायूरेटिक जिसको हाई सीलिंग डायूरेटिक की बात करें लाइक फिरोसामाइड जिसका एग्जांपल है, तो ये लूप ऑफ हिनले में एक्ट करता है लेकिन उसके थिक पार्ट में, थिन पार्ट हेयर पिन टर्न पे एक्ट नहीं करता, बेसिकली ये थिक पार्ट में करता है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले में वर्क करता है लूप डायूरेटिक. इसी तरह अगर हम थायाजाइड डायूरेटिक की बात करें तो वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करती है और वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट पे एक्ट करती है, इनहिबिट करती है इनको. इसी तरीके से हम अगर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की बात करें तो वो कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करते हैं. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की बात करें तो वो भी कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करती हैं.
अगर हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें जो कि एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी देता है, तो बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो वर्क्स ओवर द कलेक्टिंग डक्ट। वो क्या करता है, ल्यूमेन से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है, मीन्स यूरिनरी वॉल्यूम में वाटर के वॉल्यूम को कम कर देता है, तो ऑटोमेटिकली यूरिनरी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो दिस वर्क्स एज ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। So this is the common assembly that student must have a picture in their mind, और उनको पता होना चाहिए क्या बेसिक चीज़ें कौन से ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रही हैं, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिकली कितना परसेंटेज सोडियम का कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। सो दिस इज कॉमन एलेबोरेशन ऑफ दिस डायग्राम। नाउ दिस इज द सेम विच आई एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम हियर, राइट। और इसमें अगर 2-3 वर्ड लिखे हैं तो बेसिकली उसका मायने ये है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड लिखा है या कहीं पे हाइपोटोनिक फ्लूइड लिखा है। बेसिकली जो मैंने बोला सेम वही चीज़ें यहाँ पे डिक्टेट की गई हैं। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की मीनिंग क्या है, बेसिकली देखिए, बेसिकली कहीं पे फ्लूइड का में अगर कोई एक्सचेंज नहीं है तो बेसिकली हम उसको बात करेंगे कि फ्लूइड यहाँ पे आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक सपोज करिए थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि एक्टिवली यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, जो कि फ्लूइड जो कमिंग फ्लूइड होगा फ्रॉम दैट हेयर पिन टर्न ऑफ लूप ऑफ हेनले, उससे सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब करा देगा इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट और द इंटरस्टिशियल थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो बेसिकली हम यूरिनरी फ्लूइड से हम बात कर रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि उससे आयंस को ले लिया जा रहा है उस फ्लूइड से, जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूबुलर ल्यूमेन में, उससे आयंस निकाल लिए गए, उनका रीएब्जॉर्ब करा दिया गया, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में चले गए। तो बेसिक सी बात इतनी है, चूंकि ट्यूबुलर फ्लूइड में आयंस की कंपोजिशन कम हो गई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो हाइपरटोनिक नहीं होगा, बेसिकली वो हाइपोटोनिक होगा, राइट, वो हाइपोटोनिक होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारा फ्लूइड क्या होगा, हाइपोटोनिक। तो बेसिकली वही बात यहाँ पे कही गई है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। लूप ऑफ हेनले बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो लूप ऑफ हेनले इस पार्ट की बात कर रहा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि H2O के लिए ये पार्ट परमेबल होता है। परमेबल मीन्स यहाँ से वाटर कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। सो इफ वाटर कैन क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, तो वाटर अगर यहाँ से क्रॉस होगा, इट मीन्स जो यहाँ पे फ्लूइड होगा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आयंस यहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है, बेसिकली क्या क्रॉस हो रहा है, वाटर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड होगा, राइट। तो हाइपर ऑस्मोटिक लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, सो हाइपर ऑस्मोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट। सो ये नॉर्मल लाइन है जो आप बेसिकली उस डायग्राम से कोरिलेट करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स में हाई एफिकेसियस डायूरेटिक्स हैं, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है, इसको आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। लाइक फ्यूरोसोमाइड आपकी हाई सीलिंग है, अगर हम थायजाइड की बात करें मीडियम सीलिंग है, कुछ कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। अब हम बेसिकली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से जो यूरिनरी वॉल्यूम है, जो ओवरऑल फॉर्मेशन उसका हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारा एक कार्डियोवेस्कुलर ओवरऑल बॉडी का कार्डियोवेस्कुलर सर्किट है, इस कार्डियोवेस्कुलर सर्किट में ओवरऑल जो ब्लड पंप करने की बात कर रही है वो हार्ट पंप कर रहा है पर मिनट हार्ट जो पंप करता है ब्लड वो होता है 5 लीटर पर मिनट। और हम जानते हैं कि 5 लीटर पर मिनट में इट हैज प्रूवन दैट 20 to 25% इट गोज टू द किडनी। किडनी मीन्स एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू किस में जाता है, थ्रू द किडनी इन द मीन्स ये दिस इज ग्लोमेरुलस असेंबली, और इस किडनी में दिस इज बाउमेन कैप्सूल और दिस इज ग्लोमेरुलस असेंबली। सो 5 लीटर पर मिनट ये पंप कर रहा है, जिसका 20 to 25% मीन्स अगर हम 20% की बात करें तो 20% ब्लड टुवर्ड्स ओवर द किडनी
पर मिनट जा रहा है, तो पर मिनट जा रहा है 5 लीटर्स का 20% मीन्स 1 लीटर। तो 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर पर मिनट ब्लड जो टूवर्ड्स जाता है टूवर्ड्स द किडनी, टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस असेंबली। 1 लीटर में बेसिकली हमको पता होना चाहिए, चूंकि 1 लीटर कंप्राइज्ड ऑफ 1000 ml, तो 1000 ml इट मीन्स एज वी नो the 40% in blood, 40% there is a blood cell and 60% there is a blood plasma। तो ब्लड सेल मीन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की बात कर रहे हैं, और प्लाज्मा मीन्स रिमेनिंग फ्रॉम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा मेक्स द 60% and blood cell makes the 40%। For 1 liter 40% is 400 ml and for 60% 1 liter it for 1 liter it is 600 ml। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो फिल्टर होगा वो केवल प्लाज्मा होगा, ना कि ब्लड सेल। तो अब जब प्लाज्मा होगा तो उसकी हम बात करेंगे कि पर मिनट यहाँ पे कितना जा रहा है, 600 ml। 600 ml में बेसिकली जो जीएफआर होता है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज एक्चुअली 120 ml पर मिनट। मीन्स 600 ml से 120 ml पर मिनट यहाँ से फिल्ट्रेट होगा। तो 120 ml पर मिनट फिल्ट्रेट होगा, तो बेसिकली जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है वो जितना पर मिनट वॉल्यूम आ रहा है जो कि 600 ml है ब्लड प्लाज्मा का, उसका 20%, तो 20% ऑफ 600 ml दैट इज 120 ml। तो हम अभी तक इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ओवरऑल 120 ml ऑफ ब्लड प्लाज्मा पर मिनट फिल्ट्रेटेड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस असेंबली इन द ट्यूबुलर ल्यूमेन। Now there is a different part of nephron, and different part of nephron plays a different role in their reabsorption mechanism. Like from certain part there will be reabsorption of sodium ion 65 to 70% from thick ascending limb of loop of Henle, सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन होता है, पंप्स होते हैं, को ट्रांसपोर्ट होते हैं, डीसीटी में सोडियम क्लोराइड से इम्पोर्ट होता है। इसी तरीके से कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे एल्डोस्ट्रॉन के हेल्प से हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल 120 ml अगर पर मिनट यहाँ पे आ रहा तो कितना यूरिनरी वॉल्यूम पर मिनट यहाँ से रिलीज होगा। तो इस फंडे को अगर आप समझे तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास आएगा। चूंकि अगर हम लेट सपोज हम बात करते हैं कि चूंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स, 1 डे में 24 इंटू 60 मिनट्स, 1 डे कंटेंस 1440 मिनट, और 1 मिनट में यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कितना फ्लूइड आ रहा है, 120 ml पर मिनट। अब अगर हम बात करें कि 120 ml पर मिनट से अगर इस हिसाब से चलें तो 120 ml पर मिनट में अगर हम एक बार को ये एज्यूम करते हैं कि 120 ml जो फिल्ट्रेट हो रहा वो पर मिनट यूरिनरी वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है 120 ml, इट मीन्स पर मिनट यूरिन वॉल्यूम जो प्रोडक्शन है वो हमारा कितना है, यूरिनरी वॉल्यूम 120 ml। तो 120 ml तो पर डे के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी क्वाइट वेरी लार्ज वैल्यू। 1 डे में 120 ml पर मिनट 1440 मिनट होते हैं, तो आपको 172 लीटर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो एज एवरेज इन नॉर्मल ह्यूमन यूरिनरी वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 1500 ml। 1500 ml तो नॉर्मल यूरिनरी हेल्दी पर्सन का यूरिनरी वॉल्यूम है। तो अगर हम बाई चांस अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि क्या अगर यहाँ से 120 ml तो पुट किया जा रहा लेकिन ओवरऑल 119 ml इसका रीअब्जॉर्ब हो गया और 1 ml ही इसका एक्सक्रीट हुआ पर मिनट। तो अगर हम 1 ml पर मिनट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, राइट, तो 1 ml पर मिनट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सो इन 1 डे यूरिनरी वॉल्यूम 1 ml पर मिनट मीन्स 1 इंटू 1440, तो इट विल गिव यू 1.4 लीटर, दैट इज quite similar approximately as healthy person have their urinary volume in a day 1500 ml। so this is a very interesting fact to know for every student, that means kidney has a master filter named nephron which has capability to reabsorb 119 ml from 120 ml, only 1 ml is excreted per minute। so this is the very interesting fact कि 120 में से 119 ml इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी कई मैकेनिज्म थी अलग अलग पार्ट पे, वो हम स्पेसिफिक ड्रग के साथ उसको कवर करेंगे, और इसने 1 ml पर मिनट के हिसाब से उसको एक्सक्रीट किया। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो नेचुरल जो ऑर्गन बेसिकली नेफ्रॉन मिला है वो कितना बेहतरीन मास्टर फिल्टर है कि
120 से 119 ml है, उसने एसेंशियल चीज़ों को निकाल लिया। कितनी कैपेबिलिटी है उसके अंदर रीएब्जॉर्ब करने की नेफ्रॉन के अंदर। सो बेसिकली आज के पार्ट में हम इन्हीं दो चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो एक आपको ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए, राइट, प्लस आपका ये जो ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और बेसिकली अगर इस पार्ट में हम बात करें तो ये आपका ये तो डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, इसी डायग्राम को, जो कि आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डायूरेटिक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी वॉल्यूम पर मिनट, देयर फिजियोलॉजी। एंड बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कौन सी ड्रग किस पर्टिकुलर पार्ट पे एक्ट कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट of the basic lecture of diuretics. Thank you very much.